नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। क्या बिहार में वाकई राष्ट्रीय जनता दल और उसके साथी दल चुनाव में भाग नहीं लेंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने तो यही घोषणा किया है कि अगर चुनाव आयोग का यही रवैया रहा और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जारी रहा और इसके आधार पर मतदाता सूची जारी हुई तो हमको चुनाव से बाहर होने के लिए विचार करना पड़ेगा। तो अगर ये चुनाव से बाहर हो जाएंगे तो लालू जी का जो सपना है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने वो फिर कैसे पूरा होगा? तो मुख्यमंत्री बनने के सपने के लिए तो उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि जो कुछ कह रहे हैं उससे डर तो पैदा होता है, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव की घोषणा हो जाएगी तो गठबंधन के साथ ही सबको चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा। कांग्रेस भी कर सकती है, वामपंथी पार्टियां भी कर सकती हैं, लेकिन वामपंथी पार्टियां एक स्वतंत्र नीति भी लेती हैं और वामपंथी पार्टियां क्या करेंगी अभी नहीं मालूम, लेकिन अभी तक तो गठबंधन में है। विकासशील इंसान पार्टी है, वो फिर क्या करेगी, क्योंकि उनका तो कोई नीति सिद्धांत है नहीं, कभी इधर कभी उधर, उधर भी जा सकते हैं। हालांकि उधर दूसरी तरफ उनको लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ये मतलब चुनाव आयोग मतदाता सूची को नए का पुनरीक्षण कर रहा है, उसको दुरुस्त कर रहा है। उसके विरुद्ध अगर पार्टियां मतदान का बहिष्कार करती हैं तो भारत के इतिहास में इससे बुरी घटना कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि फिर तो लोकतंत्र चलेगा कैसे। लेकिन अगर संसद में जिस ढंग से यहाँ कांग्रेस पार्टी बाकी विपक्ष मिल करके संसद को बाधित कर रहे हैं, चुनाव आयोग के विषय पर संसद बाधित हो रहा है, वहाँ विधानसभा बाधित हो रहा है। विधानसभा में तू मैं की नौबत आ गई है। राबड़ी देवी जी खड़ा होकर कह रही है कि हमारे बेटे के ऊपर हमले हो गए, और जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं वो तो खड़ा हो गए, बोलेंगे तुम्हारा बाप चोर है। इस लेवल पर वहाँ की लड़ाई आ गई है। उसके जवाब में जो लालू जी के बड़े पुत्र हैं उन्होंने अपनी गाड़ी 2 बार ठोक दिया कि सम्राट चौधरी के गाड़ी में मारो। लोगों ने पूछा गाड़ी में क्यों मार रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अंदर होता तो मैं इसको पीटता, हमारे बाप के बारे में कैसे ऐसे बोल दिया। अब इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है। इस पर किसी को चिंता नहीं व्यक्त करनी है, चुनाव आयोग पर चिंता व्यक्त करनी है। चुनाव आयोग ने प्रश्न भी उठाए हैं। मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने कहा है, क्या जो अपात्र हैं उनको भी मतदाता बना दें? क्या जो कई राज्यों में हैं उनको भी मतदाता बने रहने दें? क्या जो विदेशी हैं उनको भी मतदाता बने रहने दें? चुनाव आयोग ने किया है और सबसे कहा है कि भाई अगर आपको समस्या है, मेरे पास मैं जो भी सफाई दे सकता था दे चुका है। चुनाव आयोग पूरी पारदर्शी कार्यक्रम है, आपके बूथ लेवल एजेंट हैं, बूथ लेवल ऑफिसर हैं, 1 लाख स्वयंसेवक भर्ती हुए हैं, मीडिया है, सबके सामने हो रहा है। तो आपको फिर भी दिक्कत है तो आप कोर्ट में जाइए। कोर्ट में आप गए हुए भी, वाकई कोर्ट में है जिसकी सुनवाई भी होनी है। लेकिन कोर्ट भी चुनाव आयोग पहले स्टे नहीं दिया कि उसकी प्रक्रिया को वापस करेगा, ऐसा नहीं होगा। कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकता है कि ये चुनाव आयोग इन कागजातों पर विचार करे। पहले भी कहा है कि आधार कार्ड पर विचार करना चाहिए, तो शायद वो कुछ ऐसा करे, लेकिन इसको रोकने का आदेश नहीं दे सकता है क्योंकि चुनाव है अक्टूबर-नवंबर में। अब यह है कि भाई इतनी जल्दी कैसे हो गया। ये बात सही है कि ये प्रक्रिया पूरे देश में चलानी है। चुनाव आयोग कह रहा है कि लंबे समय से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ है, जगह जगह से बहुत सारी मतदाताओं के नाम छूट जाने के, कुछ के रिपीट होने की शिकायतें आ रही हैं। तो एक बार पूरे देश में करेंगे, लेकिन अब चूंकि बिहार का चुनाव नवंबर में होगा, अक्टूबर लास्ट में या नवंबर में होना है, तो अब बिहार का चुनाव आ गया तो पहले इसी को कराना है। अब इस चुनाव को कराना है तो आपको एक टाइम बाउंड करना पड़ेगा कि भाई अगर हमको चुनाव की घोषणा करनी है तो जो हमारी चुनाव आयोग की संवैधानिक उसकी जिम्मेवारी है, उसका दायित्व है कि वो मतदाता सूची तैयार करे। और मतदाता सूची अगर उसके BLO को कहीं नीचे संदेह हो रहा है कि या लोग बता रहे हैं कि ये आदमी यहाँ का नहीं है, ये विदेशी है, ये बाहर से आया हुआ है, जैसे पता चला कि म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश यहाँ के भी लोग पाए गए हैं, वहाँ आके उनका आधार कार्ड बन गया है, तो BLO रिपोर्ट तो करेगा। आप सवाल उठा रहे हैं कि नागरिकता जांचने का अधिकार नहीं है, तो क्या आप चाहते हैं कि कोई बांग्लादेश, म्यांमार
नेपाल के नागरिक, नेपाल भारत संबंध है, दोस्ती है, लेकिन हमारे यहाँ का नागरिक नेपाल में वोट नहीं डाल सकते, नेपाल के नागरिक हमारे यहाँ वोट नहीं डाल सकते। बाकी नेपाल के लोगों को हमारे देश में सारे अधिकार है, वो नौकरी कर सकते हैं, कंपटीशन में शामिल हो सकते हैं, सब कुछ है उनके लिए, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकते हमारे यहाँ, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी राष्ट्रीयता दूसरी होती है। लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं? तो अब जो लग रहा है कि जैसे पिछले चुनाव में जो आरजेडी के नेतृत्व वाला गठबंधन था और जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन था भाजपा जदयू का, उसके बीच वोट का बिल्कुल अंतर नहीं था। अगर देखेंगे तो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो वोट का बिल्कुल अंतर नहीं था, माने 0.3% का अंतर था, 0.03%, 0.03% का केवल वोट का अंतर था। तो अब ये इनको, अब उसमें भी तब है जब मुस्लिम वोट वन साइडेड, जो सर्वे बता रहा है वो लगभग वो आरजेडी को के पास ही 77% से ऊपर वोट गए थे आरजेडी का और कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में। 12% वोट लगभग ओवैसी की पार्टी ने उस एरिया में काट लिया था, 11% में ही जनता दल और बाकी को मिला था। तो इधर मुस्लिम वोट आता भी नहीं है कि ये ज़्यादा चिंता करें, वो सब उन्हीं के पास जाता है। तो चूंकि लंबे समय से इस देश में सभी पार्टियों को पता है कि इस देश में घुसपैठिया है, उन घुसपैठियों को मुस्लिम वोट हमको चाहिए, तो मुसलमान घुसपैठिए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो मुस्लिम वोट कट जाएगा, इस भाव से और उनको यहाँ बसाया गया, बसने दिया गया और स्थानीय नेताओं ने उनको वोटर बना दिया। पहले वोटर आई कार्ड नहीं होता था, उनको वोटर बना दिया, उनके राशन कार्ड बनवा दिए। दिल्ली में भी बड़ी संख्या में, आपको नोएडा में चारों तरफ मिल जाएंगे। वो अपने को बंगाली कहेंगे, होंगे बांग्लादेश के। और ये यहाँ से लेके ये देश भर में, बिहार के सीमांचल एरिया में जो 4 जिले हैं, बंगाल में है, असम का जो आंदोलन शुरू हुआ 80 के दशक में, वो आंदोलन पश्चिम बंगाल में भी था, उतना सघन नहीं था, उतना खूनी आंदोलन नहीं हुआ था, और वो बिहार में भी आंदोलन था, सब जगह चल रहे थे। लेकिन असम में तो राजीव गांधी के साथ समझौता हो गया, बिहार को लेकर कुछ नहीं हुआ। तो ये लग रहा है कि वो सब वोटर तो है, कहीं उसके पास कोई कार्ड नहीं हुआ, उसमें से नाम अगर निकल गए तो हमारा वोट घट जाएगा, क्योंकि उसके वोट पर आप जीतते रहे या आपको वोट मिलते रहे, ये सच्चाई है। अब ये प्रश्न किया जाएगा कि भाई घुसपैठिए आ कैसे गए मोदी के राज में, मतलब घुसपैठिए केवल 11 वर्ष की है, भाई घुसपैठिए 80 के दशक से आ रहे हैं, मोदी के राज में घुसपैठिए आ गए। जिस ढंग से घुसपैठिए को निकाला जाना चाहिए था उसकी कार्रवाई पहले नहीं हुई, आज उनकी पहचान कठिन हो गई हुई है। लेकिन अगर वोटर लिस्ट के रिवीजन में किसी की पहचान होती है तो चुनाव आयोग कम से कम उसको कार्ड तो मतदाता तो नहीं बना सकता है ना। चुनाव आयोग का काम गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करना है, गृह मंत्रालय उसके नागरिकता पर फैसला करेगा और भारत का नागरिक है तो मिल जाएगा। तो ये अब इसके आधार पर कोई कहे कि चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, तो आप सोचिए कि वो किस ढंग से आज तक भारत की राजनीति चलती रही है। घुसपैठियों के बारे में जो फैक्ट है, गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा हुआ है कि जितने घुसपैठिए भारत में पकड़े जा रहे हैं, ज़्यादातर के पास आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड पश्चिम बंगाल 24 परगना जिले का मिलता है। तो क्या 24 परगना जिले में ममता बनर्जी जी ने एक बढ़िया केंद्र खोल के रखा है कि आओ घुसपैठिए, यहाँ से कार्ड बनाओ और भारत में जहाँ जाना है जाओ, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं पार्लियामेंट में, वो कोई बाहर भाषण नहीं दिया गया है। पार्लियामेंट में गलत होगा तो फिर उस पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आ गया और पार्लियामेंट में इसका खंडन नहीं हुआ। और खंडन कैसे करेंगे, कोर्ट में है, चार्जशीट में वो सारे आधार कार्ड वोटर आई कार्ड पकड़े जाने वाले मुंबई में पकड़े जा रहे हैं, उनके पास आधार कार्ड मिल रहा है कुछ का। वैसे मुंबई में भी एक अलग गैंग है, दिल्ली में भी एक अलग गैंग है बनवाने का, वो बंगाल से बनवा लेता है। तो ये स्थिति है। लेकिन अब उसमें कोई ये कहे कि केवल विदेशी घुसपैठिया है, उसको फोकस करके नहीं है, एक देखना है। अब मान लीजिए बिहार में 21 से 22 लाख के बीच अगर मृत लोग हैं, स्वर्गीय हो गए हैं, तो अब क्या मृत आत्माएं आके वोट डालें बिहार में? 22 लाख की कम संख्या नहीं होती है। 7 लाख ऐसे लोग हैं जो 2-2 जगह वोटर हैं। 1 लाख लोग ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं चला है, जो लापता हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। तो ये जो एक संख्या आती है 71-72 लाख के आसपास पूरी संख्या आ रही है, तो सुनने में बड़ा लगता है। लेकिन अब 22 लाख तो मृत को घटा दीजिए ना, तो 52 लाख हो गया, 7 लाख उसमें से घटा दीजिए कि जो लोग 2 जगह मतदाता है तो 45 लाख हो गए। उसमें से ऐसे लोग हैं जो जिनके पास कागजात नहीं निकले हैं,
अलग अलग प्रकार की श्रेणी के लोग हैं, जो लंबे समय से जो छोड़ के गए सो अपने क्षेत्र में आए ही नहीं है। तो ये सब आप स्थितियां हैं। तो चुनाव आयोग ने ठीक ही कहा है कि क्या इन सबको मतदाता बना दें, इसके आधार पर आप चुनाव बहिष्कार क्या कर देंगे, इसके आधार पर पार्लियामेंट नहीं चलने दिया जाएगा, इसके लिए विधानसभा नहीं चलने दिया जाएगा। ये तो विचित्र स्थिति है देश में। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, और फिर होगा क्या कि भाई भाजपा या दूसरे दल उस चुनाव आयोग के बारे में जवाब क्यों देते हैं। तो आप जब पार्लियामेंट में तख्ती लहराएंगे, काला बैच लगा के आएंगे, जैसे बिहार विधानसभा में हो रहा है, लोकसभा के बाहर भी काला तख्तियां ली जा रही है, तो कौन जवाब देने आएगा? क्या वो बोलने दिया जाए? कोई ना कोई तो उत्तर देगा। क्या चुनाव आयोग उत्तर देने आएगा? और जिन लोगों का नाम नहीं है, मान लीजिए बाहर वोटर है, वो आके बिहार में वोट डाल देते हैं, तो हो सकता है वो तो बीजेपी के भी वोटर तो हो सकते हैं। अगर वहाँ फेक वोटिंग हुई, हालांकि पिछली बार 57.5% वोटिंग थी, ऐसा भी नहीं कि जो 100% वोट डालता है, तो गांव में जो लोग मृत हैं उनका नाम है तो उसके आधार पर कोई डाल देगा, ये स्थिति रहती नहीं है। लेकिन कुछ जगह हो जाता है, खासकर मुस्लिम के एरिया में ऐसा हो जाता है कि वहाँ तो डर से जो चुनाव अधिकारी होते हैं वो भी नहीं बोलते हैं, तो वहाँ वोट पड़ते रहे होंगे, उसके आधार पर फैसले होते रहे होंगे, तो उसको तो अलग करना चाहिए ना, अलग करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो ड्राइव है, ये चुनाव की पवित्रता को बनाए रखने के लिए आप जल्दीबाजी में किया गया। तो क्या करें, चुनाव बिना रिवीजन के ही चुनाव हो जाने दें अगर इतनी चीज़ें निकल रही है तो। भाई सबसे पहले बिहार का चुनाव था तो बिहार में हो गया, हालांकि उसके लिए भी चुनाव आयोग ने पहले 4 महीना से वो बैठ के कर रहे थे, देश के दूसरी जगह भी बैठ के कर रहे थे, पॉलिटिकल पार्टियों से मिल रहे थे, पॉलिटिकल पार्टियां आ रही थी। चुनाव आयोग ने कहा कि 5,000 के आसपास हमने बैठकें किए, जिसमें 24,000 के आसपास राजनीतिक दल के प्रतिनिधि आए हैं, तो बैठकें तो हुई है। लेकिन चूंकि आपको भय है कि लगातार चुनाव हार गए हैं, फिर अगर बिहार में भी आप चुनाव तभी जीते 2015 में जब नीतीश कुमार इधर उधर से छोड़ के इधर आ गए थे, अकेले आपके चुनाव जीतने की मान लीजिए अगर हैसियत ही नहीं है, आपने आधार नहीं बनाया है, तो आपके अंदर भय होगा और उसके लिए आप पूरे देश में गलतफहमी फैला रहे हैं। अब आप सोचिए कि जब पूरे देश में ये ड्राइव शुरू होगा इसके बाद पश्चिम बंगाल में, तो वहां ममता बनर्जी और क्या करेंगी? कहीं चुनाव आयोग के बीएलओ पर अटैक होना ना शुरू हो जाए, हालांकि बीएलओ का स्थानीय अधिकारी होते हैं। तो आपको भी सचेत होने का विषय है कि अगर चुनाव आयोग रिवीजन कर रहा है, कागजात की समस्या आ रही है, वो प्रश्न आप उठा सकते हैं कि 11 कागजात, हालांकि 11 में से एक ही दिखाना है। स्थानीय स्तर पर अगर किसी के पास कागजात उसमें से एक भी नहीं, कठिनाई तो आ रही होगी, मैं भी मानता हूं कि आ रही होगी, तो उसकी पंचायत मदद करे, बाकी मदद करे। इसके बावजूद अगर बच जाता है, किसी के पास कोई कागज नहीं, वो जिन्यून है, उसके लिए जरूर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए और देश को भी विचार करना चाहिए। ये नहीं हो कि कोई वंचित रह जाए। लेकिन जो आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस, बाकी दल जिस ढंग से तूफान खड़ा कर रहे हैं, ये झूठ है, ये भ्रम पैदा करना है, देश में चुनाव आयोग की साख को खत्म करना है। क्योंकि पहले के रिकॉर्ड में मुख्य चुनाव आयुक्त को कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में मंत्री बनाया गया, राज्यपाल बनाया गया, उनको लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया गया, पार्लियामेंट तक में लाया गया है। तो वो मिसयूज होता था पहले, इस समय अभी तक नहीं हुआ है, आगे होगा वो मैं नहीं जानता हूं। तो अब आप तय करिए कि आपको इसमें क्या करना है। क्या आरजेडी और कांग्रेस इन सब का ये धमकी कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे उचित है? क्या चुनाव आयोग राजनीतिक लड़ाई लड़े इनके साथ? क्या पार्लियामेंट में ये पार्लियामेंट को चलने न दे, विधानसभा को चलने न दे और वहां कोई उत्तर न दे इनको? अब बीएलए जो इनको है 1,24,000 बूथ लेवल एजेंट, उसमें भारतीय जनता पार्टी के है, आरजेडी के है, कांग्रेस की है, सभी कम्युनिस्ट पार्टियों की है, जनता दल यू की है। क्या वो जमीन पर नहीं है कि कहीं अगर कोई गलत चुनाव आयोग का बीएलओ कर रहा है तो वहां वो रोक सकते हैं? तो क्या आपके कार्यकर्ता आप जमीन पर नहीं है कि जमीन से आपको कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है? अभी तक तो हमने नहीं देखा कि कोई बड़ी शिकायत आई हो कि किसी को वोटर जिन्यून वोटर था और बीएलओ ने उसका पेपर लेने से या उसका नाम लिखने से मना कर दिया हो। तो शिकायत तो अभी तक आई नहीं, तो किस आधार पर कर रहे हैं? तो जाहिर है एक वातावरण बनाना है, और इससे लगता है कि हम बार बार करेंगे तो देश भर कांग्रेस को लगता है कि इससे मुस्लिम वोट हमारी ओर आएगी, बिहार में तेजस्वी जी को लगता है कि इससे मुस्लिम वोट आएगी,
और राहुल गांधी जी को ये लगता है कि भैया अब तो हम पिछड़ों दलितों का उठा रहे हैं क्योंकि उन्हीं का नाम कट रहा है, तो उनका सारा वोट हमारी ओर आ जाएगा, वो भाजपा के विरुद्ध हो जाएंगे। अरे भाई, इस समय आप किससे लड़ रहे हैं? प्रधानमंत्री पिछड़े हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री पिछड़े हैं, एक उप मुख्यमंत्री पिछड़े हैं, और लंबे समय से 1990 से पिछड़े ही मुख्यमंत्री रहे, और बीच में जीतन राम मांझी दलित हुए हैं। जो पार्टियां शामिल हैं उनके प्रमुख आप देख लीजिए, सब पिछड़े दलित ही हैं। तो आपकी लड़ाई ही पिछड़े दलित से है, आप किसकी आवाज़ उठा रहे हैं? तो ये समझ की कमी है। लेकिन बिहार के लोगों को, देश के लोगों को तय करना चाहिए कि जो कुछ विपक्ष के नेता कर रहे हैं क्या वो सही है। अगर नहीं सही है तो आपका भी अपना मत इस पर आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।